Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 16th year PYQ of English Pedagogy for CTET. इससे पहले 15 PYQ कंप्लीट हो गए हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिनको बाकी के वीडियोस देखने हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक वीडियो होगा जिसमें कंप्लीट इंग्लिश पेडागॉजी कराई जाएगी जो कि पूरी थ्योरेटिकल होगी। इसके बाद 50 क्वेश्चंस का एक सीरीज होगा आपका जिसमें इंग्लिश पेडागॉजी की मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ टिपिकल पेडागॉजिकल सीक्वेंस फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू राइट। वो कौन सा मतलब उस पेडागॉजिकल सीक्वेंस को बताना है जो कि बच्चों को शुरुआत में ही लिखना सिखाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि बच्चे को लिखना सिखाना है, उसके लिए अगर आपको शुरुआत करनी है तो वो कौन सा पेडागॉजिकल सीक्वेंस होगा जो कि यूज करना चाहिए। गेट स्टूडेंट्स टू राइट लेटर्स एंड नंबर्स 14AL, या फिर गेट स्टूडेंट्स टू राइट लेटर्स एंड नंबर्स 08BQ, और गेट स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड एंड राइट एनी लेटर या नंबर। तो इसका सही पेडागॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा किन बच्चों के लिए जिनको अभी लिखना जस्ट सिखाना है, शुरुआत करानी है। तो क्या होगा, सबसे पहले ही गेट स्टूडेंट्स टू राइट लेटर्स एंड नंबर्स, सबसे पहले बच्चों को 14AL मतलब ऐसे सीरीज में सिर्फ लेटर्स और नंबर्स लिखना सिखाया जाएगा। उसके बाद उन नंबर्स को दोबारा लिखने के लिए कहा जाएगा, उन नंबर्स को उन लेटर्स को दोबारा लिखने के लिए कहा जाएगा। जब बच्चे लिखना इन लेटर्स और नंबर्स को सीख जाएंगे उसके बाद उनसे कहा जाएगा उनको तेज से पढ़ो, तेज से रीड करने के लिए, और अपने आप से फिर लिखने के लिए कहा जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो गया, पहले है फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ वर्ड वॉल इज अ सेट ऑफ वर्ड्स रिटन और प्रिंटेड इन अ लार्ज फॉन्ट एंड पेस्टेड ऑन अ क्लासरूम वॉल इन अ विजिबल मैनर। वर्ड वॉल क्या होता है, वर्ड्स का सेट होता है जो कि क्लासरूम में मतलब बड़े बड़े फॉन्ट्स होते हैं, लार्ज फॉन्ट्स में रिटन या प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं जो क्लासरूम की वॉल पे लगे होते हैं, और इस तरीके से लगे होते हैं कि सारे बच्चों को ये क्लियरली दिखाई पड़े। Which of these literacy concepts or skills is most relevant to be taught using a word wall? मतलब कि वर्ड वॉल का यूज करके ऐसा कौन सा लिटरेसी कॉन्सेप्ट या स्किल है जो कि सबसे ज्यादा रेलेवेंट होगा। स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग, या फिर प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, या फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट वर्ड्स। अगर रूट वर्ड्स की समझ बच्चों में डेवलप करनी है तो इसकी समझ के लिए वर्ड वॉल का यूज करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज कोर ऑफ व्हाट इज कोर ऑफ द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल क्या है, जो 4 स्किल्स होती हैं LSRW, उसमें से एक स्किल है, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन 4 स्किल्स में एक स्किल होती है रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल का कोर क्या होता है, रीडिंग स्किल मतलब क्या होता है, जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज ही रीड ना करना, बल्कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन को समझते हुए, इसके अलावा जिस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज लिखी हुई है उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए अगर पढ़ा जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं रीड बिटवीन द लाइंस भी जब किया जाता है तब ये सब रीडिंग स्किल में होता है। तो रीडिंग स्किल का कोर क्या होता है, लेटर नॉलेज, या फिर मीनिंग्स, या फिर स्पेलिंग्स, या फिर फ्लुएंसी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंस्ट्रक्टिव मीनिंग या फिर कंस्ट्रक्ट मीनिंग। मीनिंग को समझना यही रीडिंग स्किल का कोर होता है, मीनिंग को समझना यही कोर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यू रिसेंटली यूज्ड अ न्यू वर्ड, having listened to it your students uses the same word in a sentence of its own. You then praise the student for using the word in context. This language acquisition strategy, आपने जल्दी में ही एक नया वर्ड यूज किया क्लास में पढ़ाते समय, और आपने बाद में सुना कि वही वर्ड, सेम वर्ड अपने सेंटेंस में एक बच्चा यूज कर रहा है। बाद में आपने इस चीज के लिए बच्चे की तारीफ की क्योंकि उसने वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट यूज किया। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है ये किसने दी है, स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग है, या फिर पियाजेस थ्योरी ऑफ लर्निंग है, या चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लर्निंग है, या ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्यों, क्योंकि बाकी सब जो है ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं।
ठीक है। जो स्किनर है, पावलव है, ये सारे कौन है? ये सब बिहेवियरिस्ट अप्रोच रखते हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच रखते हैं। ये इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से बच्चों का बिहेवियरल रिस्पॉन्स आता है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स आता है। मतलब कि जो इन्वायरमेंट होता है वो बच्चों के लिए स्टिमुलस होता है, उसी स्टिमुलस के थ्रू बच्चे सीखते हैं और सीखने के बाद वो चीज उनके बिहेवियर में आती है, तो फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं सेम चीज को। और ये एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसको कंडीशनिंग बोलते हैं, जिसको कंडीशनिंग बोलते हैं। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के थ्रू बच्चे बिहेवियरल रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कि स्टिमुलस होता है इन्वायरमेंट और रिस्पॉन्स बच्चों का बिहेवियर होता है। तो मतलब बच्चों को जब ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो बच्चे के बिहेवियर में रिस्पॉन्स के फॉर्म में आएगा। और ये कौन सी प्रोसेस से पॉसिबल होता है? कंडीशनिंग की प्रोसेस से। स्किनर ने अपनी लर्निंग की थ्योरी में क्या बोला था? ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू बच्चा सीखता है। तो बच्चे ने पहले इसमें क्या हुआ? बिहेवियरिस्ट अप्रोच ही हुई, मतलब कि पहले टीचर ने उसको यूज किया तो बच्चे को एनवायरनमेंट मिला उस शब्द का। अब बच्चे ने अपनी बिहेवियर में, अपने सेंटेंस में उस सेम वर्ड को यूज किया, तो इससे क्या हुआ? उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स हुआ उस वर्ड को लेकर के। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मिस ग्रेस asked her students to listen to a podcast and represent the story in the form of a diagram. This activity provides students the least opportunity to improve their, मतलब मिस ग्रेस हैं, उन्होंने अपने बच्चों से पॉडकास्ट सुनने के लिए कहा, ठीक। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उसी स्टोरी को आप डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो ये जो एक्टिविटी है वो बच्चों को सबसे कम अपॉर्चुनिटी किस, मतलब कि बाकी बहुत सारी चीजों में बच्चों की इंप्रूवमेंट होगा, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किस चीज में होगा? आइडिएशन या एक्टिव लिसनिंग? एक्टिव लिसनिंग तो होगी, अगर बच्चे ध्यान से सुनेंगे तभी डायग्राम अच्छे से लिख पाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन, अगर जो पॉडकास्ट में बोला जा रहा है उसका कॉम्प्रिहेंशन ही बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो अपने डायग्राम में उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? अपने वर्ड्स में उसको लिख करके, तो ये भी होगा। इसके अलावा स्ट्रक्चरिंग, अगर प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ उसको नहीं लिखेंगे तो फिर कन्वे कैसे कर पाएंगे उस चीज को? तो ये वाला ऑप्शन भी होगा। तो लीस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी चीज की मिल रही है? आइडिएशन की। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ दीज वुड बी मोस्ट सुटेबल टू टीच समराइजिंग टू स्टूडेंट्स? समराइजिंग ये एक राइटिंग स्किल है। कैसी स्किल है? राइटिंग स्किल है। लिसनिंग स्किल के बाद राइटिंग स्किल आती है, मतलब किसी चीज को आपने बहुत, मतलब रीडिंग या राइटिंग, राइटिंग के बाद, रीडिंग के बाद भी आ सकती है, लिसनिंग के बाद भी आ सकती है। आपने किसी चीज को पढ़ा, अब उसको अपने फॉर्म में उसको समराइज करके लिखना है। मतलब कि समराइज करने का मतलब क्या होता है? अगर आपने उस टेक्स्ट को अच्छे से समझा है या फिर सामने वाले ने जो कुछ बोला है वो अच्छे से आपने इंटरप्रेट किया है उसके मैसेज को, तभी आप उस चीज को समराइज करके लिख सकते हैं। समराइज मतलब पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में होगा, अच्छे से सारे वर्ड्स यूज हुए रहेंगे, कॉन्टेक्स्ट अच्छे से डिलीवर होगा, लेकिन बस केवल क्या होगा कि उसमें शब्दों का यूज कम हुआ रहेगा। तो क्या है मोस्ट सुटेबल? क्या होगा समराइजिंग पढ़ाने के लिए बच्चों को? वॉट कुड बी द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी? अगर आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि इस स्टोरी का टाइटल क्या है, उससे उनकी समराइजिंग मतलब आप डेवलप कर सकते हैं या उनको पढ़ा सकते हैं। या फिर थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, इस स्टोरी के लिए आप कुछ और एंडिंग बताइए, ये सोचने के लिए कहकर आप समराइजिंग सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। या हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द डॉग्स कैरेक्टर? कोई भी पैराग्राफ दिया है जिस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है उसमें जो डॉग का कैरेक्टर है वो ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया है, तो इसका आंसर तो एज इट इज ही दिया जाएगा, ठीक है। तो समराइजिंग जैसी क्वालिटी तो इससे डेवलप नहीं होगी बच्चे में, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। थिंक ऑफ एन, यहाँ पे स्टोरी का स्टार्टिंग छोड़ करके डायरेक्ट एंड पर क्वेश्चन कर लिया, और हमें समराइजिंग में क्या चाहिए होता है कि पूरे पैराग्राफ की मीनिंग समझ में आई हुई हो, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। गेस व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी बेस्ड ऑन द गिवन इमेज, जो इमेज दी हुई है उसी के बेसिस पर स्टोरी में क्या हुआ ये गेस करना है। तो वो तो जैसी स्टोरी है वैसे ही पढ़ के इसको बताया जा सकता है इमेज देख करके, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर बच्चे से पूछा जाएगा व्हाट कुड बी द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, इससे बच्चा क्या करेगा? पूरे कॉन्टेक्स्ट को पहले समझेगा, समझने के बाद एक प्रॉपर वर्ड निकालेगा कि मतलब इस प्रॉपर वर्ड
के साथ ही इस पूरे पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वही वर्ड जो है वो स्टोरी का टाइटल बन जाएगा। तो टाइटल बताने के लिए बच्चे ने क्या किया, पूरे कॉन्टेक्स्ट को पहले समझा, समझने के बाद ही बताया। और समराइजिंग का मतलब यही होता है कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को जितने कम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सको, इसी को समराइजिंग कहते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन्वॉल्व मोस्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following questions involve most inference making by students after reading a poem? inference making का मतलब क्या होता है, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में चीज लिखी हुई है उस कॉन्टेक्स्ट में ही समझ लेना, उस कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंडिंग जब होती है बच्चे की, तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस मेकिंग। तो आफ्टर रीडिंग बच्चे ने एक पोयम पढ़ी, पढ़ने के बाद मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि पोयम में लिखा कुछ भी होगा, वर्ड्स तो कुछ भी लिखे होंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसका कुछ डिफरेंट बन करके आएगा। तो आपको इन्फ्लुएंस मेकिंग का मतलब क्या हुआ, एक स्टोरी या पोयम पढ़ने के बाद किस इन्फ्लुएंस में वो चीज दी हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज दी हुई है, इसको समझ पाना, इसी को इन्फ्लुएंस मेकिंग बोलेंगे। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मेकिंग बच्चे में की जा सकती है? Does the title given by the poet fit the poem? या फिर pick an imagery from the poem and use it in a sentence, या फिर write a short note on what you most liked about the poem, या फिर how did the forest appear to the little boy as per the poem? तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा कि अगर टाइटल पूछेंगे पोयम का तो ये परफेक्ट होगा इन्फ्लुएंस मेकिंग बच्चे में डेवलप करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following writing exercises is a good example of a teacher using scaffolding? scaffolding आप जानते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने इस टर्म को दिया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की ने इस टर्म को दिया हुआ है। ये कौन है, एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इन्होंने 3 चीज की बात की है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 चीजों के बारे में बात की है। जहां भी इंटरेक्शन की बात आए कि सोसाइटी और कल्चर, इनसे इंटरेक्ट करके या फिर इन्वायरमेंट और इन चीजों से इंटरेक्ट करके बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो आपका लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। तो इसमें इसके फोल्डिंग की बात की गई। इसके फोल्डिंग क्या होता है, बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें उसकी मदद कर देना, हेल्प ऐसे करना कि हिंट या क्यूज के फॉर्म में बच्चे की हेल्प करना, पूरा पूरा उसको बता नहीं देना। इसके फोल्डिंग मतलब होता है नॉर्मली हेल्प करना किसी हिंट या किसी क्लू के माध्यम से। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी राइटिंग एक्सरसाइज है जो कि टीचर के द्वारा, जो कि इसके फोल्डिंग का गुड एग्जाम्पल होगा। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद सेंटेंस स्टार्टर्स टू बिगिन देयर सेंटेंस और आइडिया, मतलब बच्चे अपना सेंटेंस या आइडिया स्टार्ट करें तो उसके लिए बच्चे को एक क्या कर दिया हमने, स्टार्टर दे दिया, एक सेंटेंस स्टार्टर दे दिया, जिससे बच्चे को एक हिंट मिल गई कि हाँ अब इससे स्टार्ट करके बच्चे को आगे कैसे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक, तो इसी में पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें कि टीचर ने हिंट दिया। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। वंस स्टूडेंट्स फिनिश राइटिंग ग्रेड देम ऑन अ रूब्रिक एंड शेयर द सेम, एक बार बच्चे ने लिखना खत्म कर लिया उसके बाद उनको ग्रेड देना। ये तो क्या हुआ, असेसमेंट करने का तरीका हुआ, मतलब कि बच्चे ने कंप्लीट कर लिया, अब आप एसेस करो कि उन्होंने सही किया, कितना सही किया, उस हिसाब से ग्रेडिंग कर दो। तो ये तो नहीं होगा। शेयर अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विद द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू राइट ऑन देयर फेवरेट टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स उनको दे दिए, अब उसमें से उनको कहा फेवरेट टॉपिक पे लिखो, तो बच्चा इसमें खुद फेवरेट टॉपिक तो अपने हिसाब से ही डिसाइड करेगा, किसी की हेल्प की जरूरत तो इसमें पड़ेगी नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। Ask students to read a passage and write their opinion about the main character, अब बच्चा अगर पैसेज पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसके खुद के कुछ ना कुछ ओपिनियंस बनेंगे, तो अपने ओपिनियन को वो मेन कैरेक्टर का जो भी अपना ओपिनियन उसका बना है वो एज इट इज उठा करके लिख देगा, किसी की हेल्प की जरूरत तो नहीं है। मतलब कोई भी पर्सन इन बच्चे को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, तो वो तो अपने इंटरेस्ट या फिर अपने जो अटैचमेंट के हिसाब से है वैसे बताएगा, उसमें किसी की हेल्प की जरूरत तो है नहीं, अपने इमोशंस के बेसिस पे बता सकता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें कि टीचर ने एक सेंटेंस दिया, सेंटेंस का स्टार्टर दिया, अब उससे बच्चा अपने हिसाब से सेंटेंस को या पूरे मतलब अपनी पूरी पैराग्राफ को, टेक्स्ट को
उस सेंटेंस के बेसिस पे लिख सकता है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ दीज फॉलोज द इंडक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स टीचिंग द टॉपिक ऑफ प्रपोजिशंस टू स्टूडेंट्स। बच्चों को प्रपोजिशन का टॉपिक पढ़ाना है, तो प्रपोजिशन पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो कर रहा है। दो अप्रोचेज होते हैं, एक इंडक्टिव होता है, एक डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, कई सारे कंक्रीट एग्जांपल्स बच्चों को दिए जाते हैं, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स बच्चों को दिए जाते हैं। उन एग्जाम्पल्स के के थ्रू बच्चे खुद ही रूल्स को डिराइव कर लेते हैं, खुद ही रूल्स को डिराइव कर लेते हैं। ये क्या हुआ, ये इनफॉर्मल तरीका हुआ बच्चों को पढ़ाने का। मतलब इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल ही है, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाया गया। बच्चों को पहले कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दिए गए, जो आसपास की चीजें थी उनका यूज किया गया। उनका यूज करके अब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो धीरे धीरे अपने आप ही उनके रूल्स को समझ लेगा बच्चा। ठीक है, तो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल्स बच्चे खुद से डिराइव कर लें, उसी को इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ यूजिंग प्रपोजिशंस एंड गिव एग्जाम्पल्स। पहले क्या किया, प्रपोजिशन के रूल्स एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स। ये हमारा डिडक्टिव अप्रोच हो जाएगा। गिव सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस विद प्रपोजिशंस एंड आस्क स्टूडेंट्स टू डिराइव द रूल्स। कई सारे एग्जाम्पल्स दे दिए बच्चे को प्रपोजिशंस वाले, उसके बाद बच्चे से कहा कि रूल को खुद से समझो कि इसमें क्या है, डिराइव करो। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। एक्सप्लेन व्हाट ईच प्रपोजिशन इंडिकेट्स, एक्सप्लेन कर दिया पहले ही, गलत। गिविंग सेंटेंसेस आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट आर नॉट नाउन। यहाँ भी नाउन प्रोनाउन ये सारे क्या हो गए, ये सारी चीजें, मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तो होगा, मतलब तभी तो बच्चे समझ पाएंगे, बता पाएंगे। लेकिन यहाँ के कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स बच्चे को देने हैं, जो उनके आसपास के इन्वायरमेंट में जो चीजें दिख रही हो, या फिर अपने हिसाब से कोई मूर्त चीज उठा करके बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाए, तो इससे बच्चे को समझ में आएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, मतलब राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी। मल्टीलिंगुअलिज्म को स्ट्रेटेजी की तरह कैसे समझा जा सकता है, मतलब स्ट्रेटेजी की तरह क्या होगा। मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा भाषा जब किसी को आती है तब इसको मल्टीलिंग्विस्ट कहते हैं, या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। तो पूछा गया है कि ये एज अ स्ट्रेटेजी कैसे समझी जा सकती है, जब उस भाषा को बच्चे की यूज करके भाषा सिखाई जाए, मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। जो भी बच्चे की कई सारी भाषाएं उनका अगर यूज किया जाए तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म स्ट्रेटेजी की तरह काम करेगा। तो 10th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। Question number 11. Which of these is the most appropriate assessment in an assessment of learning for a lesson on tense forms? टेंस के फॉर्म के लिए अगर लेसन पढ़ाना है, सॉरी असेसमेंट करना है, किस चीज के लिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट कौन सा होगा। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, मतलब कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है, पढ़ाने के बाद, पूरा पढ़ाने के बाद बच्चे का यूनिट टेस्ट लिया जाए, या फिर उनका ईयरली टेस्ट लिया जाए, एनुअल टेस्ट लिया जाए। तो ये क्या होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो उन्होंने पढ़ा है, जो वो पढ़ चुके हैं, उसका असेसमेंट करना है। ये होता है समेटिव असेसमेंट, समअप किया जाता है कि जिन्होंने जितना सीखा है उसको समअप करके पता लगाया जाता है कि उन्होंने कितना सीखा। दूसरा होता है एक असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब बच्चे को कोई भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो, कोई भी लेसन पढ़ाया जा रहा हो, तो उसके बीच में ही जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है उनको सिखाने के लिए, तो जब सिखाने के लिए असेसमेंट किया जाता है, आकलन किया जाता है, तो वो होगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो पूछा है कि मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग करना है टेंस फॉर्म के लिए, तो फिर उसका असेसमेंट करने का मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका क्या होगा। उससे पूछे व्हाट आर वर्ब्स, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स, या फिर यूजिंग द गिवन रूल शूट। ये तो मतलब कि नॉर्मली बच्चे ने पढ़ा व्हाट आर वर्ब्स, तुरंत डेफिनेशन बता देंगे, एक दो एग्जांपल जो भी टीचर ने सिखाया होगा वो उसको भी तुरंत बता देंगे। इससे उन्होंने सीखा कितना ये नहीं पता चलेगा। यूजिंग द गिवन रूल शीट, रीडू द वर्कशीट एंड राइट द करेक्ट टेंस फॉर्म्स। इसमें भी डायरेक्ट ही हर चीज बताई जा रही है, बच्चे की समझ तो नहीं पता चल रही है इससे। टेक द टेक्स्ट बुक एंड अंडरलाइन द डेफिनेशंस ऑफ पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसमें भी रटने वाली चीजें ही है कि मतलब अगर बच्चे ने नॉर्मली भी याद कर लिया होगा तो उसको वो लिख सकता है। फिर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन सिंपल पास्ट टेंस, ही डैश रन वेरी फास्ट। अब यहाँ पे एक वर्ब दे दी गई, मेन वर्ब दे दी गई। अब
इस मेन वर्ब मतलब इस सेंटेंस के थ्रू पता लगाना है इस मेन वर्ब का यूज यहाँ पे कैसे होगा। तो जब बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी उस टॉपिक पर, तभी तो वो यहाँ पे राइट आंसर लिख पाएंगे। जैसे कहा है कि ही रन वेरी फास्ट, ये सिंपल टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका रन का इसी हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो जब अंडरस्टैंडिंग का असेसमेंट किसका किया जा रहा है, लर्निंग का किया जा रहा है, मतलब कि उन्होंने सीखा कितना, तो इसका डायरेक्ट असेसमेंट करना है, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट तरीका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। पास्ट टेंस में बात किया तो ही रैन वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। अगर पूछा गया होता सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हो जाता ही रन्स वेरी फास्ट। रन्स क्यों होता, रन्स क्यों होता, क्योंकि ही शी इट दे इनके साथ क्या आता है, एस या ईएस आता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, collection of various instances of learning as learners undertake learning and keeping a record of the same is known as। मतलब कि लर्निंग के जो अलग अलग इंस्टेंसेस हैं उनका कलेक्शन, मतलब जो लर्नर्स का है, ठीक है, और उनका रिकॉर्ड रखना, इसको क्या कहा जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे क्या कहा गया, कलेक्शन, कीवर्ड्स को याद रखिए, कलेक्शन, और यहाँ पे कहा है कीपिंग अ रिकॉर्ड। तो जब बच्चे का शुरू से लेकर के कैसे डेवलपमेंट हुआ, बच्चों को कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने सीखना, अब तक उनका कितना डेवलपमेंट हुआ, जब ये चीज का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, इसका पूरा कलेक्शन रखा जाता है, तो ये होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट, शुरू से लेके लास्ट तक। इससे पता चलता है कि बच्चे ने शुरू से लास्ट तक कितना सीखा, उनका सीखने का पैटर्न कैसा रहा है, तो ये सब किसके थ्रू पता चलता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट। पीयर असेसमेंट वगैरह इसमें होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह इसमें आता है। 12th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉमन फीचर ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द यूज ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट। जो कॉमन फीचर है इंग्लिश पढ़ाने का वो क्या है, ऑथेंटिक टेक्स्ट का कितना ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट फुलफिल्स द पर्पज ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट, इसमें से सबसे कम ऐसा कौन सा होगा जो ऑथेंटिक टेक्स्ट के पर्पज को फिल करता है, मतलब सबसे कम पूछा है। अ रूल शीट फॉर फोनिक्स, ऑथेंटिक टेक्स्ट मतलब क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशंस से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनको कहते हैं ऑथेंटिक टेक्स्ट। अब बच्चे से अगर रियल लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे कुछ लिखने के लिए कहा जाए तो बच्चों को इससे जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट फुलफिल द पर्पज ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट, रूल शीट्स फॉर फोनिक्स, या फिर अ फूड मेन्यू एट अ लोकल रेस्टोरेंट, या फिर अ वीडियो यूज्ड टू प्रमोट हेल्थ एंड हाइजीन। ये सारी चीजें क्या, ऑथेंटिसिटी ये रिप्रेजेंट कर रही है। अ लेटर टू एन ऑथर इन रिस्पॉन्स टू अ पब्लिश्ड बुक, ये भी रियल लाइफ सिचुएशन से ही रिलेटेड है, तो ये भी हो जाएगा। फूड मेन्यू जो होता है लोकल रेस्टोरेंट पे, ये भी ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है, क्योंकि पहली चीज तो रियल लाइफ सिचुएशन की चीज होती है, उसके अलावा मतलब रियलिटी से रिलेटेड इन्वायरमेंट में जो चीज हो गई तो ये भी है। जो रूल शीट है फोनिक्स की, ये हमारा ऑथेंटिक टेक्स्ट में नहीं आएगा। अकेडमिक चीजें हैं ये सब, सीखने के लिए ये सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स इज एन ऑनलाइन टूल विच प्रोवाइड्स अ सेट्स ऑफ फ्लैश कार्ड्स विद न्यू वर्ड्स। एक्स एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जो कि सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स के साथ नए वर्ड्स देता है, उनकी मीनिंग्स देता है, प्रोनाउंसिएशन देता है, और उसका सेंटेंस में यूज कैसे करना है ये देता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स कैन बी बिल्ट यूजिंग दिस ऑनलाइन टूल, इस ऑनलाइन टूल की हेल्प से कौन सी ऐसी स्किल है जो कि इसके आधार पर बिल्ट की जा सकती है। मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन टू डिफरेंट टेक्स्ट, या फिर रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट एंड आंसरिंग फैक्चुअल क्वेश्चंस, या फिर मेकिंग इन्फेरेंसेस अबाउट इवेंट्स इन द स्टोरी, या फिर रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट फ्लुएंटली विद एक्सप्रेशंस। ऑनलाइन टूल होता क्या है, किसी भी चीज को जब इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद जो भी हमको सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, सोशल मीडिया या फिर सोशल फोरम्स होते हैं, इन सबसे कहीं से भी जो भी चीजें मिलती हैं उसी को ऑनलाइन टूल कहा जाता है। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, इमेजेस होती हैं जो कि वेरी होती रहती हैं,
जो मतलब अलग अलग चीजों को समझने के लिए, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने के लिए जब चीजें दी रहती हैं, मतलब इमेजेस के थ्रू, नए वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स, उनके प्रोनाउंसिएशंस, उनका यूज कैसे होगा सेंटेंस में, तो ये इसका फ्लैश कार्ड का ये सेट प्रोवाइड करता है। तो पूछा गया ऐसा कौन सी स्किल है जो कि इसके थ्रू डेवलप की जा सकती है? रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट एंड आंसरिंग फैक्चुअल क्वेश्चंस, या फिर रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट फ्लुएंटली विद एक्सप्रेशंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट फ्लुएंटली विद एक्सप्रेशंस। अगर आप उस चीज को अच्छे से समझोगे तो समझने के बाद ही तो उसका एक्सप्रेशन दे सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मतलब रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट फ्लुएंटली, उसको फ्लुएंटली आप पढ़ पाओ, इसके अलावा उसी से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसको वैसे ही एक्सप्रेस कर पाओ। तो यही है स्किल है जो इसके थ्रू, इस ऑनलाइन टूल के थ्रू बिल्ड की जा सकती है। तो 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्टूडेंट रोट द फॉलोइंग व्हेन आस्क्ड टू राइट अ पैराग्राफ ऑन न्यू ईयर्स सेलिब्रेशंस। Invited friends, bought cake, decorations, drinks, snacks, parents blow balloons, I decorated. What step of paragraph writing should you ask the student to most focus on? जो बच्चे ने ये चीज लिखी है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर पैराग्राफ, तो बच्चे से आप किस चीज पर सबसे, मतलब पैराग्राफ राइटिंग में किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए बोलेंगे? आइडिएटिंग, या फिर स्ट्रक्चरिंग, या फिर ड्राफ्टिंग, या फिर एडिटिंग? सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए किस पे कहेंगे? ड्राफ्टिंग पे। क्यों? ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप लिखने जा रहे हैं, राइटिंग करने जा रहे हैं, तो राइटिंग के पहले ही एक रफ आइडिया बना लेना, रफ आइडिया बना लेना कि अपने कौन कौन से आइडियाज को इंक्लूड करना है, कौन कौन से आइडियाज को इंक्लूड करना है, जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज है, उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पूरा सेट बना लेना। तो ये सारी चीजें किसमें की जाती है? ड्राफ्टिंग में की जाती है। तो पैराग्राफ राइटिंग अगर बच्चे को पढ़ाना है या सिखाना है तो आप उससे कहेंगे सबसे ज्यादा फोकस उनको ड्राफ्टिंग पे करनी चाहिए। उनको जो कुछ भी लिखना है पहले उसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाएं, अपनी सारे आइडियाज को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखें कि कौन से के लाइन के बाद कौन सी लाइन आनी है, कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज बतानी है। तो 15th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। ये था हमारा 16th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। इसके बाद हम पूरी इंग्लिश पेडागोजी पढ़ेंगे। ये पूरी आपकी स्लाइड है, इसके बाद हम पूरी इंग्लिश पेडागोजी पढ़ेंगे एक सिंगल वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।